चलो बेटा, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एनजीपी पढ़ाया था, उससे रिलेटेड लास्ट एग्जांपल ये जो स्पेसिफिक ग्रुप था जहां पे हमारा यहाँ ओटीएस अटैच था, ओटीएस या कोई भी एक लीविंग ग्रुप ले लो, और यहाँ पे एक नॉर्मल हमारे पास क्या था, पाई बॉन्ड। इसके केस में अगर मान लो मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया एंड लेट अस कंसीडर दिस न्यूक्लियोफाइल, भाई अगर इसका प्रोटॉन निकाल दो तो यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है, या फिर यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है, तो किसी एक एंड से डिपेंडिंग ऑन द मीडियम हम करा देंगे, है ना। तो जब रिएक्शन कराओगे तो इसका जो प्रोडक्ट आता है दैट इज दिस, और आप ये इतना ज्यादा ये O C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाता है एंड ये TSOH बन जाता है। इस रिएक्शन का रेट अगर यहां सिर्फ पाई बॉन्ड ना रहे और ये सारा चीज सेम रखो, तो उसका रेट अगर R0 है तो इसका रेट होता है 10 के पावर 11 R0, वन ऑफ द फास्टेस्ट SN2 पॉसिबल। अब देखो मैंने आपको समझाया था कि भाई एनजीपी का चांस बहुत हाई होता है, कब, जब, ध्यान से सुन रहे हो सब लोग, एनजीपी का चांस कब हाई होता है, जब सबसे पहला चीज क्या, नंबर 3 या नंबर 5 पे, नंबर 3 या फिर नंबर 5 पे क्या है, बोलो, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अब हम काउंट कर लेते हैं, यहां से देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, क्या यहाँ पे हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब थोड़ा ध्यान से समझोगे, ठीक है, इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितने लोग बोल रहे हैं, वो अगर ऐसे दिखाया जाए तो कुछ ऐसे, और इसका जो एंटी बॉन्डिंग है वो ऐसे, तो क्या ये नजदीक, भाई मैंने इसको इतना बड़ा स्ट्रेच कर दिया, बट रियलिटी में तो ये नजदीक ही होता है। अरे मतलब मैं इसको अगर ऐसे दिखा दूं छोटा सा, इतना बड़ा कार्बन कार्बन का बॉन्ड ना दिखाऊं, तब तो ये प्रॉक्सिमिटी में ही है। ये तो मेरे दिखाने के तरीके की वजह से आपको लग रहा होगा कि पता नहीं भाई कितना दूर है। अब आप देखो नजदीक है, बोलो भाई। तो ये अपना जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके एंटी बॉन्डिंग में देता है। अब उसको दिखाने के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन का हमारा तरीका है, ये ओटीएस है तो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई ये पाई इलेक्ट्रॉन उठ करके इसके पास गया, ये यहां से कॉन्जुगेट करते हैं, और जैसे ही गया वैसे ही छोड़ करके इसको चला गया। अब देखो, अब ये पाई बॉन्ड को या तो मैं ऐसे समझ लो, ऐसे, या तो मैं ऐसे जोड़ू इसके साथ, इसके बीच में, या तो मैं इसके बीच में जोड़ू, मैं किसी दो के बीच में जोड़ सकता हूँ, ये पाई दोनों की प्रॉपर्टी है ना। जिससे भी मान लो यहां से उठाया तो इसके साथ अटैच्ड है, इसका लॉस हुआ तो इस पे प्लस लाऊंगा, यहां से उठाया तो इस पे प्लस आएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। इसलिए जो हम बना रहे हैं उसमें मैंने बोला था कि आप ऐसे जोड़ लो, यहां प्लस आ जाएगा, या फिर मैंने बोला था इसके साथ जोड़ लो तो यहां प्लस आ जाएगा। हाइब्रिड फॉर्म बनाओगे, ये देखने में डर लगता है, बस हाइब्रिड फॉर्म बनाओगे तो ऐसे बना देना और बोल देना कि यहाँ पे प्लस है। इसको नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बोलते हैं। कौन सा कार्बोकेटायन, बिल्कुल रेगुलर कार्बोकेटायन से अलग है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटायन से बिल्कुल कितना अलग है। ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है एंड दैट मेक्स दिस वेरी वेरी स्पेशल, नॉन क्लासिकल। एंड बाद में क्या था, यहाँ से वो न्यूक्लियोफाइल में अटैक करवा रहा हूँ क्योंकि भाई इसको तो मुझे नॉर्मली न्यूट्रलाइज करना है, तो जैसे ही कराऊंगा वैसे ये बॉन्ड टूट के वापस आ जाएगा अपने पास, दैट्स ऑल। सो नॉर्मल बॉन्ड रिटेन हो जाएगा, नॉर्मल बॉन्ड वापस बन जाएगा। ये थोड़ा अलग सा हटके है मॉलिक्यूल, आप याद करना चाहो तो याद कर दो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं है। बहुत दूर दूर तक चांसेस है कि ये जेईई मेन में भी आ जाए, हाँ बहुत कम चांसेस है, एक्सक्लूसिवली जेईई एडवांस एंड ओलंपियाड का क्वेश्चन है। क्लासिकल कार्बोकेटायन तक ही पूछ ले बहुत, नॉन क्लासिकल कहां से आएगा, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर जेईई एडवांस काइंड ऑफ थिंग। मान लो कभी कोई नीट में पेपर बना रहे हो
उसके हाथ में ऐसा कोई क्वेश्चन पहले से ही लग गया हो तो ऐसे कर दे तो अलग बात है, वरना ये चांस नहीं है बेटा, बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डिटेल है। ठीक है प्यारे बच्चों, हैव यू नोटेड इट डाउन? हाँ करिए, जल्दी करिए। आगे बढ़े, मिटा दूं ये सब? चलो हेडिंग डालो, SN2 and SN2 dash, SN2 and SN1 dash and SN2 dash। अब ये कौन से रिएक्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत आसान है ये दोनों ना। मिटा दो इसको। SN1 dash and SN2 dash, चलो दिखा दो। नॉर्मल SN1 में क्या होता है? नॉर्मल SN1 में होता है कि भाई आपके सामने अल्काइल हैलाइड है और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ब्रेक डाउन करके क्या बनता है? कार्बोकेटायन। ये पहला स्टेप होता है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जबकि SN1 डैश के अंदर इंटरेस्टिंगली अगर ऐसे कोई ग्रुप है CH3 एंड फिर बगल में ही ऑक्सीजन और उसके बगल में CH2 और वहीं लीविंग ग्रुप अटैच होता है, तो आप कितने लोग कह रहे हैं इसी कार्बन पे लोन पेयर डोनर भी है और इसी कार्बन पे लीविंग ग्रुप भी, दोनों ही अगर ले लिया और मान लो रिएक्शन में बोलो कि बेटा मैंने ना एक सिंपल C2H5OH नॉर्मल मेथेनॉल दिया, मैंने कुछ खास नहीं दिया, कोई पावरफुल न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया है, नॉर्मल इथेनॉल दिया है, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? प्रोडक्ट बनाओ पहले, उसके बाद बात करते हैं इसके मैकेनिज्म। प्रोडक्ट बनाइए फटाफट। प्रोडक्ट तो बहुत आसान है, लीविंग ग्रुप प्रोडक्ट बनाना सबसे आसान काम है न्यूक्लियोफाइल में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लीविंग ग्रुप हटाना है और न्यूक्लियोफाइल को जोड़ देना है। लीविंग ग्रुप कौन है इसमें? क्लोरीन। न्यूक्लियोफाइल कौन है? ऑक्सीजन। भाई ये ऑक्सीजन को यहां से जोड़ना है, Cl माइनस यहां से निकलेगा, H प्लस निकलेगा, तो मिलकर क्या बन जाएगा? CH3O CH2 OC2H5 और क्या बन गया? HCl बाहर, HCl गैस बन के बाहर निकल गया। बोलो भाई, आ रहा है बात समझ? बोलो। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुना, इसका मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो अगर आप ध्यान से देखो, मैं पूछूं कि बेटा बता SN1 से जाएगा SN2 से, तो SN1 में क्या होता था? स्लोली स्लोली पोलर प्रोटिक एंड इस नेगेटिव के चारों तरफ और इसके चारों तरफ आता था और धीरे धीरे इसको पोलराइज करके स्लोली 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 ब्रेक कर देता, कार्बोकेटायन। यहां ये इंतजार नहीं करता है, बगल में ही लोन पेयर प्रेजेंट है, दिस लोन पेयर इटसेल्फ किक्स आउट दिस लीविंग ग्रुप, यहां देगा इलेक्ट्रॉन, बोलेगा तू निकल ले भाई, काम हो गया तेरा। क्लोराइड आयन निकल गया। अभी देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, मेरे को ऑक्सीजन का पॉजिटिव हटाना है, लेकिन बुरी बात इसलिए नहीं है बिकॉज दिस कार्बोकेटायन इज स्टेबल, इजंट इट? क्योंकि देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी इसका भी। बोले भाई आप ध्यान से देखो तो इसका दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सा होगा? भाई इसका पाई इलेक्ट्रॉन दे दो कार्बन के पास,
पॉजिटिव रहने दो, यही कार्बोकेटायन को लोन पेयर दोगे तो ये बन जाएगा ना स्टेबल कार्बोकेटायन, लेकिन वेट नहीं कर रहा है, अटैक करके क्लोरीन को बाहर निकाल दिया और ये बन गया CH2 प्लस। अब अगर ये CH2 प्लस बन गया तो आपको मालूम है कि न्यूक्लियोफाइल को लाके हम कहाँ अटैच करेंगे, OC2H5H, ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको देगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्या बन जाएगा CH3O CH2O C2H5H और यहाँ पॉजिटिव, भाई क्लोराइड आयन था वो इस H प्लस को लेके निकल जाएगा और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा फिर CH3O CH2O और H। दिस इज हाउ इट इज, समझ गए। तो जब सॉल्वेंट के या न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से पहले ही अंदर वाला कोई लोन पेयर उसको देके उसको ही बाहर कर दिया। अब आप कहोगे सर इसमें और SN2 एनजीपी में क्या डिफरेंस है, तो एनजीपी में ऐसा कोई कैटायन नहीं बनता था, याद करो एनजीपी में इस तरह का कोई कैटायन नहीं बनता था, बल्कि दो SN2 का कॉम्बिनेशन था और वो नंबर 3 या नंबर 5 पे डोनर रहना चाहिए, यहां नंबर देखो 2 पे ही, 1 के बाद 2 पे ही प्रेजेंट है, तो डोनर जब 2 पे प्रेजेंट हो जाए तब ऐसा होता है, समझ गए। तो बन रहा है इसमें कैटायन है कार्बोकेटायन के जैसा, लेकिन थोड़ा अलग है उससे मैकेनिज्म। सो दिस इज कौन सा रिएक्शन है बच्चा, कौन सा रिएक्शन है SN1 डैश, ओके नाउ एडिंग वैल्यू बस इतना ही था इसमें ना, और ऐसे आप एग्जांपल डिराइव कर सकते हो और भी ऐसे मिल जाएंगे आपको ना। अब देखेंगे हम लोग कौन सा SN2 डैश दिखाओ, करें बात आप लोगों से। अब ये मॉलिक्यूल देखिए, और अगर मैं यहीं पे बोल दूं बेटा आपके सामने CH3 क्या ऐसे ले लो कोई ग्रुप जिसमें पीएच हो, पीएच एस माइनस Na प्लस, पीएच एस माइनस Na, और यहाँ सॉल्वेंट ले लो DMSO, क्या है बताओ, इसका न्यूक्लियोफाइल S माइनस है, लीविंग ग्रुप दिख रहा है, प्रोडक्ट बना सकते हो, क्या आएगा इसका आंसर NCH2S एंड पीएच, यही आएगा। अच्छा ये तो आता ही है, लेकिन इसके साथ बिल्कुल इक्वल अमाउंट में सल्फर पीएच यहां भी जुड़ जाता है, ये भी प्रोडक्ट आता है ना। अब यही समझना है कि ऐसा कैसे हो, कुछ दिमाग लगाओ देखें, कुछ सोच बन रहा है कि ऐसे कैसे हो रहा है। ध्यान देना कार्बोकेटायन मत बनाना, कार्बोकेटायन बना के तो साफ दिख रहा हो, यही बन सकता है। इसको सोचिए आप लोग एक बारी, आप दिमाग लगाइए कहीं ये एनजीबी को रिजेंबल तो नहीं करता है, अगर रिजेंबल करता है तो सोचो कैसे बनेगा।
चलिए बेटा, किया आप लोगों ने? आइए दिखाता हूं, देखो मेरी बात ध्यान से समझना इधर। देखो भाई, लीविंग ग्रुप को निकलना है ही ना, और यही बगल में आपके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन। और आपको मालूम है कि इस जगह पे बेंडिंग होगी sp3 हाइब्रिडेशन, तो इसका सिग्मा स्टार ऐसे होगा, ये सुनो। तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन उठा करके इसके साथ दे दे तो ये तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यही जो मैकेनिज्म है उसी को हम क्या बोलते हैं, SN2। लेकिन अपने आप तो देगा नहीं, कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके इसको पोलराइज करे तभी ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर उठ के जाएगा। तो होता बेटा बस यही है कि इन द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, आई विल शो यू द टू मैकेनिज्म। एक तो SN2 समझ लो, नॉर्मल जो PHS माइनस है वो यहां अटैक करे और ये निकल जाए। ये कौन सा मैकेनिज्म है, SN2। बोलो भाई, सबको क्लैरिटी आ रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं है? दिस इज सल्फर एंड PH, दिस इज नॉर्मल SN2। नाउ द मोमेंट दिस अटैक्स ओवर हियर, PHS minus, the moment this attacks over here, ये SN2 डैश हो जाता है। ये इधर यही चीज मैं बता रहा था कि यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आके इसको पोलराइज करेगा और ये इसके एंटी बॉन्डिंग में देकर इसको बाहर निकाल देगा। सो ये अटैक कर रहा है, ये कर रहा है, ये SN2 डैश हो गया। तो क्या बन जाएगा, यहीं पे वो CH2, यहाँ पे सल्फर और यहाँ PH जुड़ गया, यही स्टार वाला था। बोलो, That's how it used to be. This is SN2 dash. तो ये जो प्रोडक्ट आया है दिस इज बिकॉज ऑफ SN2 dash, और ये जो प्रोडक्ट है ये नॉर्मल SN2 का है। और दोनों 50% आएंगे क्योंकि कहीं पे भी कोई क्राउडिंग आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि C डबल बॉन्ड C और अगले वाले कार्बन पे, अगले वाले कार्बन पे मैं क्या कर दूं, क्लोरीन डाल करके यहाँ पे क्राउडिंग क्रिएट कर दूं, यहाँ CH3 डाल दूं यहाँ, और यहाँ बोल दूं कि बेटा तेरा क्लोरीन है। अब बता, अगर मैंने मान लो नॉर्मल NaI एसीटोन लिया, NaI एसीटोन का मतलब आयोडाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल। अभी कितने लोग बोल रहे हैं कि सर आयोडाइड न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर सकता है, लेकिन यहाँ क्राउडिंग बहुत ज्यादा, तो इसलिए सबसे बढ़िया चांस क्या है फिर इसका, यहाँ अटैक करे और ये यहाँ वापस और ये बाहर निकल जाए। यानी कौन सा, तो यहाँ डोमिनेंट SN2 डैश हो रहा है, समझ रहे हो ना? यहाँ दोनों 50-50% चांस नहीं है, डोमिनेंट SN2, क्योंकि रिएक्शन हमेशा उधर से प्रोसीड करने की कोशिश करेगा जिधर से वो फास्टेस्ट रूट को अडॉप्ट कर सके। उसके पास टाइम नहीं है इतना लाइफ में। आयोडीन इधर, दिस इज फॉलोइंग डोमिनेंट SN2, डोमिनेंट SN2 डैश। याद रखना बेटा, एसीटोन के अंदर सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड दोनों इनसॉल्युबल होता है। एसीटोन मीडियम में सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमाइड दोनों इनसॉल्युबल होता है, इसलिए प्रेसिपिटेट बन जाता है यहाँ पे। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन, जहां पे सोडियम आयोडाइड एसीटोन को लेते हैं। मैं अभी लिखवा दूंगा, पहले ये नोट कर लो, डोमिनेंट SN2, हाँ SN2 डैश, सॉरी, डोमिनेंट SN2 डैश।
करें बेटा, बोलिए। अगला, अगर मान लो इसके केस में मैं ऐसा कर लूं, यहां पे मैं क्राउडिंग क्रिएट कर लूं, तो अब कितने लोगों को समझ आ रहा है कि सर अब अगर आप कुछ कराओगे यहाँ पे, मान लो मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल में क्या ले लूं भाई, बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल, मान लो सोडा एजाइड ले लिया Na3, तो यहाँ पे N3 विल अटैक, तो क्या बन जाएगा ये CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 N3। तो यहां पे क्या होगा, नॉर्मल 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 SN2, डोमिनेंट SN2 होगा, क्योंकि अब ये पोजीशन क्राउडेड हो गया, यहां से न्यूक्लियोफाइल जाए उसको रिपल्शन होगा। समझ गया ना, बताया था ना, SN2 इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई स्टेरिक क्राउडिंग। तो जितना ज्यादा वहां पे स्टेरिक क्राउडिंग होगा उतना कम चांसेस है कि ये अटैक करे, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। सबको क्लियर है ये बात? हो गया, बोलिए, कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने? अगला करें? कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें इसका, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, थोड़ा और आपको इंसाइट मिलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मान लो Br ले लिया, अब हेडिंग डालो कौन सा रिएक्शन, अब मैं नेम रिएक्शन भी लिखा देता हूं, फिंकलस्टीन रिएक्शन, FINKELST, फिंकलस्टीन रिएक्शन। पहले लिखो, इसके बारे में पॉइंट लिखो। तो in this reaction sodium iodide is taken in the presence of acetone solvent. Sodium iodide is taken in the presence of acetone solvent. NaI is taken in the presence of acetone solvent. This reaction is used to prepare iodide, alkyl iodide from alkyl chloride and alkyl bromide. This reaction is used to prepare alkyl iodide from alkyl, बोलिए, chloride and alkyl bromide, है ना? तो अब मैं यहां पे दे रहा हूं आपके सामने NaI इन एसीटोन, और आपसे पूछ रहा हूं बेटा प्रोडक्ट बनाइए। अब बनाइए प्रोडक्ट। मैंने आपको इस बारी देखो स्टीरियो सेंटर दे रखा है, अब देखते हैं क्या करते हो आप लोग। NaI एसीटोन में सिर्फ और सिर्फ क्या कभी SN1 बन सकता है? क्या एसीटोन में कभी भी SN1 पॉसिबल हो सकता है? कभी भी बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसके लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। कार्बोकेटायन बनने के लिए कैसा सॉल्वेंट चाहिए? पोलर प्रोटिक। तो क्या यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है? तो फिर क्या होगा? सिर्फ
जल्दी बोलो, SN2 ओनली। समझ में आ गया? SN2 में क्या होता है, रेसमाइजेशन या इन्वर्जन? तो बस इतना बहुत हिंट दे दिया मैंने, आप प्रोडक्ट बनाओ, जल्दी करो। चलिए प्यारे बच्चों, कर लिया? क्या है आंसर? तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ CH3, यहाँ H, कितने लोगों ने ये किया है? हाथ उठाओ। कितने लोगों ने ये किया? हाथ उठाओ। यही किया है पक्का? देखो ध्यान से इधर, अगर आयोडीन पहले से यहां लगा रहता और यही प्रोडक्ट बनता तो हम क्या बोलते हैं? रिटेंशन हो गया। वॉल्टेन इन्वर्जन का मतलब क्या है? ये इन्वर्ट हो गया, तो जो इधर रखा है उसको इस साइड लो। अरे बोलो, जो इसका कॉन्फ़िगरेशन उसका ठीक उल्टा उसका होना चाहिए, होगा भी, करके देख लो। इन्वर्जन क्लियर हुआ? अब मान लो इसी चीज को मैं ऐसे कर देता, अब देखता हो तुम लोग क्या करते हो, ध्यान से देखो। नाउ डू इट गाइस। अच्छा, नोट करके क्या लिखना है आपको? दैट Na इस बारी, सॉरी माय बैड, इस बारी आपको यहाँ पे क्या रखना है? क्लोरीन। नोट करके क्या लिखना है? सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम क्लोराइड are insoluble in acetone solvent. Bromide and chloride, both of them, sodium chloride and sodium bromide, they are insoluble in आई। चलिए देखें क्या किया है यहाँ पे, बताओ। इसके केस में कितने लोग कह रहे हैं जहां पे कोई अटैक नहीं हो रहा है वो तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा? भाई अटैक तो इधर हो रहा है ना, ऊपर वाले पे, तो ऊपर वाले में चेंजेस आएंगे। ऊपर वाले में क्या यहां लगा दूं मैं आयोडीन, या राइट पे लगाऊं आयोडीन? हाँ, SN2 हो रहा है ना, यहां अटैक करेगा तो इन्वर्जन हो जाएगा ना। लेफ्ट में कौन बोल रहा है? कौन सा? नीचे वाला भी? नीचे में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि अटैक तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे कर रहा है ना। समझो बात को, अटैक तो सिर्फ और सिर्फ ये सेंटर पे कर रहा है ना। तो इन्वर्ट सिर्फ यही का होगा। अरे बाबा सोचो, दो सेंटर है, जिस पे अटैक हो रहा है उस पे रिपेल होकर प्लेन में आएगा, फिर वो चेंज होगा ना। पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट नहीं होता है। अब जिसमें एक ही कायरल हो तो वो तो एक ही सेंटर इन्वर्ट हुआ तो पूरा मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो गया। जिसमें 10 कायरल सेंटर हो तो जिस पे अटैक हो रहा है सिर्फ वही बदलता है, बाकी सब सेम रहता है। यार तुम लोग तो अनर्थ कर देते। अच्छा हुआ मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया, तो कोई भरोसा नहीं, तुम लोग तो कहीं पे पलट देते। रिएक्शन जिस सेंटर पे होता है, स्टीरियोकेमिकल चेंजेस उसी सेंटर पे होता है। बेचारा ये फ्री में पलट जाएगा, बताओ ये कैसे पलटेगा? खुद दिमाग लगाओ। कोई बॉन्ड टूटेगा तब ना इधर उधर होगा।
कोई बॉन्ड कहाँ टूटा इसका, तो इस वजह से ये ऐसे ही रहना। इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन ओनली टेक्स प्लेस एट द सेंटर जहां पे अटैक हो। मिटा दूं इसको, करें अगला मॉलिक्यूल। चलिए बेटा, तो ये तो हो गया कौन सा रिएक्शन, मैंने आपको समझा दिया, फिंकल्स्टीन। देखो एक और रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं स्वार्ट्ज, लिखो स्वार्ट्ज। लिखो, when alkyl chloride bromide and iodide are treated with fluorinating agents like AgF, PbF2, SOF2, सॉरी SOF2 क्या होता है भाई, COF2, Hg2F2, SbF3, they are converted into fluorides, RF, RBr, RI। सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, RF, 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 AgCl, अगर सिल्वर आ रहा है तो AgCl, AgBr, AgA। आपको मालूम है ये सभी प्रेसिपिटेट्स होते हैं। देखो रिएजेंट ऐसा यूज किया है जिसके ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड ये सब क्या हो प्रेसिपिटेट। आप यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड लोगे तो रिएक्शन नहीं होगा। अगर इसके साथ आप NaF ले लिए और सोच रहे हो ऐसा रिएक्शन है तो कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज NaCl, NaBr and NaI is soluble, समझ रहे हो ना। सो दैट इज वाई it is better to take ना। तो देख लो, आयोडाइड बनाना हो तो फिंकल्स्टीन, फ्लोराइड बनाना हो तो स्वार्ट्ज रिएक्शन याद करें। क्लियर हो गया सबको, बोलिए। चलो बेटा एक क्वेश्चन देता हूं, IIT JEE 2008 का, JEE 2008, मॉलिक्यूल थोड़ा बहुत इधर उधर बदल सकता है, हल्का फुल्का चेंज। मतलब मैं कंसेप्चुअल पॉइंट को अटैच रखता हूँ, बाकी सब चीजें बदल सकती हैं बेटा ना। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आयोडीन और अंदर ले लिया मैंने हाइड्रोजन और इधर ले ले रहा हूं मैं से फॉर एग्जांपल सी। और मैंने कंडीशन क्या रख रखी है यहाँ पे, pH S माइनस Na प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ DMSO। ड्रॉ द प्रोडक्ट, राइट। DMSO दे दिया, कैसा सॉल्वेंट है ये, हाँ ए प्रोटिक। ए प्रोटिक में क्या होगा, ए प्रोटिक में क्या होने वाला है, SN2। तो जल्दी कराइए फटाफट।
हाँ जी बताइए बेटा, प्रोडक्ट बना लिया आप लोगों ने? प्रोडक्ट बनाया? हाँ, आइए आइए मेरी बात समझिए प्यारे बच्चों। देखो पता है बनाना बहुत इजी है। आप ऐसे समझो कि जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आएगा, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे ये जो बॉन्ड है ये इधर की तरफ होंगे एक लाइन में। जो CH3 होगा ऐसे हो जाएगा, हाइड्रोजन अंदर की तरफ, और फिर जैसे ये जुड़ेगा ये निकल गया तो ये पीछे की तरफ पलट जाएंगे। कहने का मतलब कि कार्बन से जैसे इधर की तरफ है वैसे ही ऐसा हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन अंदर की तरफ था वो अंदर ही रहेगा बट इस साइड आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, सल्फर एंड पीएच, क्या बाहर निकल चुका होगा। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन इन कंफ्यूजन। अरे बोलो भाई समझ आया। यहाँ से अटैक करेगा, ये जो इस तरफ है धीरे धीरे ऐसे होगा फिर इधर की तरफ हो जाएगा, रहेगा तो बाहर ही ना, इस साइड से इस साइड। ऐसे जो अंदर है वो इस साइड से इंक्लाइन होके अंदर की तरफ उधर की तरफ इंक्लाइन। फर्क ये, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा। अगर जाने वाला ग्रुप और लगा हुआ ग्रुप दोनों का प्रायोरिटी सेम हो तो कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये इस साइड आ रहा है तो उधर एस हो चुका हो, है ना। चलो समझ आया। एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन दे रखा है। अब मेरे को समझना है कि इफ यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है अगर आप लोग समझ गए तो। अब देखते हैं आप क्या करते हो। चलो प्यारे बच्चों, draw the product quickly. I just need to check if you guys. चलिए हाँ जी बच्चा पार्टी।
कितने लोग समझ गए कि सर जी क्योंकि अटैक उस सेंटर पे हो ही नहीं रहा है तो सिर्फ कहानी यहीं पे आएगा और ये कोई कायरल सेंटर था ही नहीं। तो कितने लोग कह रहे हैं ये प्रोडक्ट आएगा, ये सेंटर जो था इस पे कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि अटैक यहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं, और ये कायरल था ही नहीं। तो जब ये कायरल था ही नहीं तो चेंजेस कहाँ से बोल। कौन सा स्टेबल है कौन सा नहीं स्टेबल? अरे बाबा पहली बात तो ये समझो, ये ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग है। ये ऐसे है, तुम इसको इधर रखो, इधर घुमा के रखो, घुमा के इधर रखो, ये तो कन्फर्मर आइसोमर है, ये तो घूमता रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ हाँ एक ही बात है। तो बस मैं ये सेंस देने के लिए कर रहा हूँ कि ये बैक साइड अटैक करके निकलेगा, उस सेंस के लिए मैं बस कर रहा हूँ। SN2 ही है। कितने लोग का सही हुआ ये? हाँ बिल्कुल सही। क्या हुआ, तुमने इन्वर्ट करा दिया था या कराया ही नहीं? नहीं कराया था। देखो एक चीज तो पहले कम से कम फिक्स करो, कुछ हो ना हो दुनिया के अंदर लिविंग ग्रुप हट के न्यूक्लियोफाइल आएगा, इतना तो फिक्स कर लो। कितना आसान है भाई। अब वहां चेंजेस होना ना होना वो अपने जगह पे देखना है। कायरल सेंटर हुआ बदलेगा, नहीं हुआ नहीं बदलेगा। समझ आया? इतना तो फिक्स कर लो। चलो भाई। हाँ बोला। हाँ क्राउडिंग होता है, लेकिन याद कर बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड SN2 को भी प्रमोट करता है। याद करो कॉन्जुगेशन कराता है ये बेंजीन का क्लाउड। दूसरा मैंने एक और चीज बताया था कि अगर सॉल्वेंट आपने पोलर प्रोटिक रखा ही नहीं तो केटायन बनेगा ही नहीं। DMSO कैसा सॉल्वेंट है, तो कैसे बना दोगे यहाँ कार्बोकेटायन? बहुत अच्छा कार्बोकेटायन बनता, लेकिन बनेगा ही कैसे? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा ही क्यों? जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तभी। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो। सॉल्वेंट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। मतलब जितना सबस्ट्रेट इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट पोलर प्रोटिक है। ये दोनों नहीं है, नहीं होगा। दोनों में से एक भी फैक्टर नहीं हुआ है, SN1 नहीं होगा। मिटा दूं? आइए चलिए, है ना, हिंट डालो। एम्बियन एमबी कौन सा है? न्यूक्लियोफाइल। क्या लिखा है? तुरंत स्पेलिंग मिलाता है ये का। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है भाई? एम्बीडेंट का मतलब, हाँ जी बिल्कुल, कुछ न्यूक्लियोफाइल ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो दो दो सेंटर की तरफ से डोनेट कर सकते हैं, जैसे ये CN-, फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो इट कैन अटैच, फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। बोलो भाई, बोलो भाई, क्या हुआ? जैसे N डबल बॉन्ड O माइनस, कितने लोग कह रहे हैं यहां से भी डोनेट कर सकता है, इस साइड से। टू डोनेटिंग सेंटर्स आर देयर। HCN सल्फर से भी रेजोनेंस करा के नाइट्रोजन से भी। इन सच केसेस व्हेनेवर यू आर हैविंग एनी गुड लीविंग ग्रुप, जैसे OTS ले लिया और आप इनमें से ले रहे हो CN माइनस ले रहे हो, तो क्या बनेगा? RCN प्लस RNC। आप अगर ले लिए NO2 माइनस तो क्या बन जाएगा? RNO2 प्लस RONO। इधर से जुड़ गया तो ONO, यहां से जुड़ गया तो NO2, और अगर ले लिया यहीं पे HCN माइनस तो RHCN प्लस RNCS। और भी हैं लिस्ट में, तो 3 बस बता दिए मैंने। इनको क्या बोलेंगे? एम्बीडेंट। लिखो, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल आर दोज न्यूक्लियोफाइल
which have two donating sites, which have two donating sites. कर लिया, करे आगे, हाँ नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो, एग्जाम्पल सारे नोट कर लो, रिएक्शंस नोट कर लो। और एनसीईआरटी है किसी के पास इसके अलावा? अच्छा ठीक है, क्योंकि ये वाले एनसीईआरटी में, ये कौन सी एनसीईआरटी है, लेटेस्ट है, पुरानी वाली, इसमें थोड़ा बेटर वो दिया हुआ है, लाइक न्यूक्लियोफाइल का, मतलब ये कंटेंट पूरा गायब ही कर दिया नहीं वाले एनसीईआरटी से, जिसमें अलग अलग न्यूक्लियोफाइल डाल डाल करके ये रिएक्शन कराया हो। ठीक है बेटा, करें आप। अब देखो इसमें कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अगर मैं इन रिएजेंट्स के साथ, इसमें है नहीं वाली में, तो तुम्हारे में कैसे गायब हो गई? चलो अच्छा ठीक, देखो इधर इधर ध्यान से सुनो, मान लो RCl RBr है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन नहीं करा रहे हैं, और यहां मैंने KCN ले लिया और इसी चीज का रिएक्शन मैं करा रहा हूं AgCN से, फिर वही RBr ले लिया, मैं दोनों का आप प्रोडक्ट दिखाता हूं आपको क्या आएगा। मेजर प्रोडक्ट बनाइए, दोनों में मेजर प्रोडक्ट बनाइए, जल्दी करिए। KNO2 and AgNO2, सोच करके प्रोडक्ट बनाओ दोनों के, याद हो गए? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अब आपको थोड़ा रीजन भी समझ में आएगा, पहले स्टेप में याद है तो रीजन भी आएगा। बताइए बेटा, तो अब मेरी बात सुनो, जब भी ऐसे कंपाउंड और ऐसे कंपाउंड लेते हो फर्क क्या है? सिल्वर के साथ फर्क समझ लो, सिल्वर यूज्ड टू गेट अटैच विद द नेगेटिव एंड क्वाइट स्ट्रांगली, ये नहीं छोड़ता है बिकॉज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। बताओ बताओ भाई, इसका पोलराइजिंग पावर हाई है, बोलो। हाई पोलराइजिंग पावर मतलब चार्ज बाई साइज रेशियो, सिल्वर डी ब्लॉक आयन है, डी ब्लॉक का कैटायन, और वो आसानी से नहीं छोड़ना चाहता है नेगेटिव को, तो ऐसे केस में सिल्वर है तो ये कार्बन साइड से नहीं बल्कि नाइट्रोजन साइड से जाके जुड़ता है, क्योंकि कार्बन वाला साइड, नेगेटिव वाला साइड ब्लॉक कर लिया है सिल्वर।
तो इसलिए इसका मेजर प्रोडक्ट जब CnAg के साथ अटैच रहेगा तो NC होगा, आइसोसाइनाइड विल बी मेजर प्रोडक्ट। और बहुत कम अमाउंट में आपको माइनर प्रोडक्ट साइनाइड मिलेगा। वहीं जब फ्री रहे तो कार्बन इज अ बेटर डोनर देन दैट एंड दैट्स व्हाई RCN बनता है। फ्री के केस में RCN, नॉर्मली क्योंकि ये फ्री होगा ना, दिस इज आयनिक कंपाउंड, लो पोलराइजिंग पावर, तो साइनाइड आयन इज फ्री, सो दिस इज अ बेटर डोनर। बेटर डोनर क्यों बेटर डोनर है? एक तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ऊपर से नेगेटिव चार्ज भी है, तो अच्छा डोनर तो वही हुआ ना। बोलो है ये। चलो ये बताइए, अब अगर आप ये समझ गए तो इसमें आंसर करिए सोच करके। कर लिया तुमने? मिटा दो। बताइए इसमें क्या बनेगा? R और यहाँ समझ में आ गया कैसे? क्योंकि इसके केस में नेगेटिव एंड विल बी सीज्ड बाई सिल्वर आयन, तो नाइट्रोजन ही बचेगा देने के लिए। और इसके केस में O माइनस N, अब N बेटर डोनर होता लेकिन ऑक्सीजन O नेगेटिव हो गया, इसलिए O नेगेटिव इज बेटर एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। So that's why we are getting ONO in this case and this as major product। बेटा इसके साथ माइनर भी होगा, पता है मेजर, मेजर है, मैं यहाँ माइनर लिखने जा रहा था। दिस इज मेजर इन दिस एंड दिस मेजर इन मेजर प्रोडक्ट। सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब हेडिंग डालो, डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑन अल्काइल हैलाइड। हाँ, डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑन अल्काइल हैलाइड RX plus nucleophile forming RNU plus different nucleophilic reaction on alkyl halide। अब वो एक टेबल है जो एनसीईआरटी का मैं चाह रहा हूं कि आप लोग बना लो इकट्ठे जल्दी जल्दी, ठीक है? अब इसमें पहला मैं लेके चलूंगा, सबसे पहला जब RX, X का मतलब यहाँ जब मैं लिख रहा हूं तो अंडरस्टूड है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है, क्योंकि फ्लोरीन अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता है। आ रहा है बात समझ में? एक काम करते हैं, चलो यहाँ RCl ले लिया। बेटा यहाँ न्यूक्लियोफाइल पे मैं क्या ले लूं? सबसे पहला न्यूक्लियोफाइल में OH माइनस ले रहा हूँ या वाटर ले रहा हूँ, जल्दी बताओ क्या प्रोडक्ट आएगा, फटाफट करो। छोड़ दो। हाँ है तो ये टेबल कौन सा पेज पे भाई? 170 है, किसी में 300 लिखा होगा, नंबर 300 या 170। मैं यहाँ हाँ जी चलिए बताओ, अगर वाटर ले लिया तो क्या? मत देखो यार, उसको देखो मत, तुम लोग यहाँ देखो, यहाँ से सेंस करो तुम लोग क्या होगा, क्या बनेगा? अरे ये न्यूक्लियोफाइल है इस बारी, तो क्या बनेगा? ROH प्लस HCl। चलो दूसरा ले लेते हैं, R मान लो OH ले लिया तो कोई बात नहीं, तब भी प्रोडक्ट क्या आएगा? ROH, एक्वस रहना चाहिए, एक्वस, एक्वस मतलब पानी के साथ रखना है। फिर क्या आ जाएगा? ये Cl माइनस एक्वस, पहले HCl बनता था, Cl माइनस। एक एक करके मैं यहाँ पे RBr ले रहा हूँ, ठीक है?
अलग अलग हेलाइड बस ऐसे लिख करके दिखा रहा हूँ। बताओ अगर RO माइनस ले लिया Na प्लस O माइनस R, क्या बन जाएगा? ROR, isn't it? क्या बन गया बेटा? ईथर बन गया। आप RBr ले लो, यहाँ न्यूक्लियोफाइल में मैंने जो करा दिए हैं वो तो आप कर ही चुके हो, I माइनस वगैरह करा दिया, उसमें मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। अदर इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन मैंने बोला था ना। मान लो अमोनिया आ गया तो क्या लिखोगे? अमोनिया आ गया तो क्या लिखोगे? R NH2, बोलो R NH2 ही लिखोगे ना? बिल्कुल प्लस HBr। बेसिकली ये रिएक्ट करके ये RNH3 प्लस Br माइनस का सॉल्ट बना के रखते हैं। अगर इसको गर्म कर दोगे तो बन जाता है RNH2 NHBr, गैस बन के बाहर निकल जाता है। अदरवाइज ये सॉल्ट बना लेता है पूरा। इनफैक्ट सॉल्ट के ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मैंने आपको अलग अलग दिखाया है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी उसने प्रोडक्ट दिखा दिया RNH2 प्लस HBr। कायदे से उसको ये दिखाना चाहिए, रिएक्शन होते टाइम पे ये बनता है। बोलो भाई हो गया क्या? क्लियर है? अमोनिया दे दिया। अब मान लो मैंने 2 डिग्री अमाइन बनाना है तो क्या करूं? 2 डिग्री अमाइन बनाना है तो क्या करूं? RBr ले लूं और यहाँ R डैश NH2 ले लूं प्राइमरी में। ये अटैक करेगा, ब्रोमीन गया, NH R डैश और HBr। वही बेटा पहले सॉल्ट ही बनेगा, गर्म करने पे HBr निकलेगा, मतलब इसके साथ हीटिंग करने पे। तो क्या बन गया ये 2 डिग्री अमाइन। आई होप आप समझ रहे होगे। ऐसे ही क्या बन जाएगा? 3 डिग्री अमाइन भी बन जाएगा ना? यहां तक नोट कर लिया? मैं मिटा दूं? जल्दी करो। यहां मान लो मैंने नाइट्रोजन के साथ एक R डबल डैश R डैश 2 डिग्री अमाइन ले लिया, इसके साथ गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा? 3 डिग्री अमाइन। तो जैसा न्यूक्लियोफाइल डालोगे उस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है? मिटा दो इसको। अब अगर मान लो यहीं पे आप ले रहे हो RBr एंड साथ में ले रहे हो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस सिल्वर आयन, क्या प्रोडक्ट आएगा इसमें? RO C डबल बॉन्ड O CH3 एस्टर आ जाएगा और AgBr का PPT बन जाएगा, क्योंकि मालूम है आपको AgBr इज इनसॉल्युबल। सिल्वर का ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड आयोडाइड तीनों इनसॉल्युबल। ठीक है? और RBr के साथ अगर आपने ऐसे कोई स्पीशीज ले लिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiL, तो इसका न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इसमें बेसिकली ना आप देखो तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब बनाते हो तो बताओ एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है, एल्यूमिनियम का होता है 1.8। तो ये उल्टा अपने ऊपर कैसा रखा रहता है? नेगेटिव चार्ज। तो जिसके वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करता है। तो यहां से H अटैक करके ये RH बन जाएगा, दिस विल बिकम RH। हाइड्रोजन बिकम्स अ
न्यूक्लियोफाइल इन दिस केस। अंडरस्टूड? बोलो। और कुछ रिएजेंट्स में लेता हूं। आर बी आर यहां ले लिया मैंने CH3 होल ट्वाइस CuLi। याद है ये क्या है? मेटल कार्बोनिल, सॉरी मेटल कार्बोनिल बोल रहा हूं, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, इजंट इट? कार्बन डायरेक्टली अटैच किससे है? मेटल के साथ, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। क्या बन जाएगा यहां पे? RCH3, ब्रोमीन निकल जाएगा। RCH3 यहां पे न्यूक्लियोफाइल कौन है? CH3 माइन। तो बेटा अलग अलग न्यूक्लियोफाइल लाओगे, हैलाइड्स आर गुड लीविंग ग्रुप, तो उसके हिसाब से अलग अलग रिएक्शंस हो जाएंगे। यहां तक सबको क्लैरिटी आ गया? बोलिए, कोई तकलीफ यहां पे किसी को भी नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, उसके बाद मेटल्स के साथ रिएक्शन है और सब्स्टिट्यूशन अभी तक मुझे हेडिंग डालो, एलिमिनेशन रिएक्शन इन चलो एलिमिनेशन रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड। एलिमिनेशन रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड, ध्यान से समझो क्योंकि ये रिएक्शन आपके अल्कीन का प्रिपरेशन भी है। अब ध्यान से समझना बेटा, ध्यान दो इधर। आपके पास CH2H एंड CH2Br हो जाए और यहां पे मतलब लीविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में बीटा हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट हो और यहां पे आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया हो। ऐसे केस में सीधा अल्कीन प्रोडक्ट बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा हो अल्कीन, सीधा अल्कीन बनता है और यह आपका जो भी बेस है, बेस क्या करेगा? इसको न्यूट्रलाइज, बेस के साथ हीटिंग किया हो और भी अच्छी बात, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में दो सिग्मा बॉन्ड टूट करके क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड। डेल्टा H इसका क्या होगा? पॉजिटिव। एंडोथर्मिक रिएक्शन को हीट दो तो और आगे की तरफ जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस लेके गर्म कर दिया हो तो ये इधर की तरफ जाएगा। और कौन सा एलिमिनेशन है ये? 1-2 एलिमिनेशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? एक और चीज बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। अगर स्ट्रॉन्ग बेस ना हो, बहुत ही बेकार टाइप में कोई न्यूक्लियोफाइल हो, ये सब बेकार ही है, ये हो गया वाटर हो गए, लेकिन साथ में हीटिंग लिखा हो तो भी इसका आंसर एलिमिनेशन ही आने वाला है, अल्कीन ही बनने वाला है। तो स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में गरम करो या पुअर बेस के प्रेजेंस में गरम करो, हीटिंग इज इंपॉर्टेंट। Then alkyl halide having beta hydrogen will undergo 1-2 elimination or beta.
1-2 एलिमिनेशन क्यों बोल रहे, समझ रहे होगे। 1 and 2, एक ग्रुप यहां से एक ग्रुप यहां से निकल रहा है। बोलो भाई, एलिमिनेशन के देखो 3 कैटेगरी होती है, 1-1 एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन, 1-3 एलिमिनेशन। इसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन, इसको बीटा एलिमिनेशन, इसको गामा एलिमिनेशन। 1-2 के केस में क्या होगा, कोई X और कोई Y ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये दोनों निकलेंगे तो पक्का यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा। अल्कीन इज द प्रोडक्ट इन 1-2। इसमें अगर निकालोगे एक ही जगह से 2 ग्रुप XY निकाल दोगे तो बेचारा ये कार्बीन बन जाएगा। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है, 1-1 एलिमिनेशन से कार्बीन बनता है। और गामा एलिमिनेशन से नंबर 1 और नंबर 3 पे अगर X एंड Y हो, इनको निकालोगे तो कितने लोग करे, साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगा। तो अभी हम इंटरेस्टेड किसमें है, नॉट ऑन 1-1, क्योंकि वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नॉट ऑन 1-3 ये आगे की चीज है, हम किसमें इंटरेस्टेड हैं अभी, 1-2 एलिमिनेशन। तो हेडिंग डालो और लिखो ये बात, अल्कीन हैविंग बीटा हाइड्रोजन, अल्कीन हैविंग बीटा हाइड्रोजन if heated, sorry एल्कीन क्यों लिख रहा हूं, एल्काइल हैलाइड, मेरा दिमाग कर गया है, सॉरी, लिखो एल्काइल हैलाइड हैविंग बीटा हाइड्रोजन, एल्काइल हैलाइड हैविंग बीटा हाइड्रोजन, एल्काइल हैलाइड हैविंग बीटा हाइड्रोजन, किसके रिस्पेक्ट में, हेलोजन के रिस्पेक्ट, एल्काइल हैलाइड हैविंग बीटा हाइड्रोजन if heated in the presence of strong base, heated in the presence of strong base, it undergoes elimination reaction, elimination reaction, नहीं स्ट्रॉन्ग बेस जरूरी, हाँ हीट रहा तो वीक, अच्छा वो बोल रहे हो कि अगर वीक भी रहा, हाँ देखो वीक रहा ना तो थोड़ा सा कंडीशन चाहिए होगा, वो थोड़ा सा कंडीशन क्या है वो आगे हम लोग धीरे धीरे अंदर घुसेंगे, ठीक है। कंडीशन मतलब तब सबस्ट्रेट की कंडीशन होनी चाहिए कुछ, आप देख लो दोनों का सबस्ट्रेट मैंने सेम नहीं बनाया जानबूझ करके, ठीक है। चलो पहला दूसरा देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस अंडरगो ना, लिख लो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, हाँ जी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, देखो ना ये कौन सा डिग्री का एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड if heated in the presence of poor base also, if heated and in the presence of poor base like ethanol, ETO माइनस नहीं है, इथॉक्साइड नहीं है, इथेनॉल है। इथॉक्साइड क्या होता है, O माइनस होता है मोटू, C2H5O माइनस इज अ पावरफुल बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये बेकार है, पुअर, समझ रहे हो ना। इथेनॉल बेस नहीं है बाबा, इथेनॉल बेस होता कैसे पीते तुम लोग बताओ, आई मीन सॉरी तुम लोग नहीं मतलब जो है ना, आर्यन ध्यान दे इधर, ठीक है। इथेनॉल इज अ पुअर बेस whereas ETO minus Na plus is a strong base ना। so if 3 degree alkyl halide is heated in the presence of poor base, then also it will form alkene, means elimination will take place, and these type of eliminations are 1-2 elimination। कौन से elimination है, 1-2 elimination और beta elimination, लिखो these eliminations are 1-2 elimination और beta elimination। कौन से elimination है प्यारे बच्चों, ये 1-2 elimination और beta elimination। आप कहीं ब्रैकेट में वो जो मैंने 1-1, 1-2, 1-3 का कहानी सुनाया है वो आप लिख सकते हो। 1-1 एलिमिनेशन से कार्बीन बनता है, जब एक ही कार्बन से 2 चीजों को हटा दें तो कार्बीन बनेगा। 1-2 से अल्कीन एंड 1-3 से साइक्लोप्रोपेन रिंग बनता है, कहीं पे बस ऐसे ही हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। हो गया बेटा, बोलिए ना। अब हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन, टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन।
कितने तरह का होगा? तो जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कई सारे मैकेनिज्म थे, वैसे यहाँ पे भी है। एलिमिनेशन बाई E1, एलिमिनेशन बाई E2, एलिमिनेशन E1CD, elimination of order 1, elimination of order 2, elimination of order 1 but passing through conjugate base mechanism। CV का मतलब क्या है? conjugate base mechanism। ये बहुत रेयर है, ये बहुत रेयर है, सबसे कॉमन ये है E2। हाँ जी, बहुत कॉमन है। तो आइए समझते हैं कि एलिमिनेशन E1 कब होगा। तो लिखो E1 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म बताओ बेटा, अगर 3 डिग्री आपको अल्काइल हैलाइड मिल जाए और वहां ब्रोमीन दिख रहा हो और यहाँ C2H5OH पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो आपने पहले भी सुना है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में ये क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन। अरे बोलो भाई, बन जाएगा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बिल्कुल जैसे SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, इसमें भी है। बस यहां पे कहानी थोड़ी सी बस बदल जाती है, और कहानी में ट्विस्ट यही है प्यारे बच्चों, कहानी में सिर्फ इतना सा ट्विस्ट है कि जो अगला स्टेप होता है उसमें ये जो C2H5O है, जो कि एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है। कैसा न्यूक्लियोफाइल है? खराब न्यूक्लियोफाइल। ऊपर से मैंने हीटिंग कर दिया, तो याद करो कार्बोकैटायन अपने अल्फा हाइड्रोजन के साथ, अल्फा हाइड्रोजन कार्बोकैटायन, इसके साथ ये क्या करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन, याद है? और यहां प्लस आता है, तो ये उसी चीज का फायदा उठाएगा, इस पे अटैक कर देगा इसके प्लस के, और ये बॉन्ड चुपचाप इनके बीच में बन जाएगा। क्या बन गया? ये डबल बॉन्ड CCH3 एल्कीन। और ये क्या बन गया? C2H5OH पॉजिटिव। पहले क्या बाहर निकला था? Br-, वो Br- इससे रिएक्ट करके नॉर्मल एल्कोहल प्लस HBr कर देगा। तो एलिमिनेशन E1 कितने स्टेप का है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ E1 सबसे पहला क्या? पहले देख लो, उसके बाद वो कर लेना यार, तुम लोग लिखते रहना, पहले इसको समझ लो। क्या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो रहा है? बोलो ना बेटा, बोलो यार। इंटरमीडिएट। दूसरा कितने लोग कह रहे हैं? अल्फा हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, रिमूव्ड बाई बेस। बेस पुअर भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस का जरूरत नहीं है, यहां पे पुअर बेस भी चलेगा। रिलेटिवली पुअर बेस एंड पुअर न्यूक्लियोफाइल। अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी नहीं होना चाहिए, पता चला कार्बन ने इस पे अटैक कर दिया हो। अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो तो यहां पे भी अटैक कर सकता है ना। पुअर न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड, यस और नो? नंबर 4, कितने लोग कह रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हुए तो वो अल्फा हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे जिससे अल्कीन ज्यादा स्टेबल बने। इफ मोर देन वन अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, वन टाइप ऑफ, then most stable alkene is formed। क्या बनाएंगे? most stable alkene is formed। अच्छा कितने लोग कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो नेचुरली सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए? पोलर
प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड, इजंट इट? देखो इसलिए इथेनॉल लिया है, पोलर प्रोटिक। ये तीनों लिख लिया था ना, E1 E2 E1 C? हाँ, अच्छा। अब देखो इसी में एक मैं आपको ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा केस दे देता हूं। मैं देखना चाहता हूं आप क्या करते हो। इसके सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बनाइए। C2H5OH, draw all possible products showing as elimination, draw all possible eliminated products। पूरा नोट करो अच्छे से।
हाँ भाई, सबने नोट कर लिया, ट्राई किया, क्या प्रोडक्ट आया बताओ। अरे ये लास्ट लाइन जो लिखवाया है यहीं से तो करना था इसको। आओ चलो मैं दिखाता हूँ, एक बार ही सोचो। ठीक है, नालायक को बस नोट करके बैठ गया, मेरा मेरा वेट कर रहे हो। हाँ? चलो हो गया। हाँ जी, आइए देखते हैं, ध्यान से देखो मैं क्या समझा रहा था आपको यहाँ पे, कि अगर आपके पास एक से ज्यादा क्या प्रेजेंट है ना, तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनाना है। अब भाई कितने लोगों को ये याद है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखते कैसे, तो बताओ एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं। मैं आपसे ऐसे पूछूं कि बता, तेरे सामने दो एल्कीन मैंने बना दिए, ये एक बना दिया और एक ये बना दिया, इन दोनों एल्कीन में ज्यादा स्टेबल एल्कीन क्यों है, कौन है और क्यों है? कौन सा वाला? क्यों भाई ऐसा? याद आ गया? पहले सिस ट्रांस बोल रहे थे, नहीं बिल्कुल यही बात बोल रहे थे, झूठ क्यों बोल रहे हो? सबसे पहले अटैक किस पे करना था? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्यों मीनाक्षी? अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हुए तो एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इज इट और नॉट? बोलो भाई, इज दिस और नॉट? तो बस उसी के बिहाफ पे हमें करना था। अब बताओ, हमें बीटा एलिमिनेशन कराना है, तो इसके रिस्पेक्ट में बीटा पे ये हाइड्रोजन है, बोलो कितने लोग कह रहे हैं ये भी हाइड्रोजन बीटा का ही है? तीसरा हाइड्रोजन इसके बाद यहां प्रेजेंट है। मैं चाह रहा था एक्चुअली ना यही ब्रांचिंग करना, बट गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं। एक काम करो, ये क्वेश्चन और थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा अगर आप यही ब्रांचिंग करो। खराब हो गया है, कोई बात नहीं बेटा, इतना सेक्रीफाइस चलता है। अरे पेज खराब क्यों काट रहे हो, उसको भी बना देना, इसको भी एक नया प्रॉब्लम लिख लो, पिछले वाले को चेंज कर लेना उसके हिसाब से ना, एक नया प्रॉब्लम लिख लो, इससे थोड़ा क्लियरली दिखेगा। अब मेरे को ये बताओ, कौन से जगह पे मैं पाई बॉन्ड, देख बी आर को निकालना है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस बीटा को निकालू या इसको निकालू, या इसको निकाला तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, बोला तो एक प्रोडक्ट मैं यहां बनाती हूं। बोलो भाई, सबको क्लियर हो रहा है? दिस इज वन पॉसिबल प्रोडक्ट। नीचे वाले को किया तो और तीसरा एलिमिनेटेड प्रोडक्ट कितने लोगों को दिख रहा है कि ये बनने वाला है? अब मुझे बताओ, इन सारे प्रोडक्ट्स में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? मोस्ट स्टेबल एल्कीन कौन सा है? मोस्ट स्टेबल एल्कीन कौन सा है बच्चों? हाँ, मोस्ट स्टेबल एल्कीन कौन सा है? बिल्कुल आंसर सही, कौन सा है? मोस्ट स्टेबल alkene. And why is it most stable alkene? Because it have 3, 3, 6, 3, 9 and 2, 11 hyper conjugating structure. और इसके पास कितना है? सिर्फ 3, 1, 4, 1, 3, 3, 6, 1, 7 hyper conjugating structure. इसमें 3 hyper, सबसे बकवास ये है, ये माइनर, ये दोनों माइनर होंगे, इनमें भी इससे ज्यादा इसकी क्वांटिटी होगी, यानी ये क्या होगा?
मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। आ गया बात समझ में? अरे जहां सिस ट्रांस दोनों बन रहे हो वहां पे कौन सा मेजर हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा, क्योंकि ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये सुनो, सिस एंड ट्रांस में ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये हो गया बेटा, किसकी बात मैंने बता दी आपको? बोलिए, किसकी बात बता दी? किसकी बात बताई मैंने आपको? E1 मैकेनिज्म क्या होता है, और अगर वीक बेस लेके हीटिंग कर दे, पुअर न्यूक्लियोफाइल हो, तो कैसे जाएगा ये? ठीक है, अब हेडिंग डालो E2 का, बताना क्या हुआ। किसमें? यहाँ कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, तो बता इस जगह पे क्या ये स्टेबल नहीं, या स्टेबिलिटी नॉर्मल थी इसमें दिख रही? बिल्कुल रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, एब्सोल्युटली करेक्ट, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यहाँ देखना कार्बोकेटायन बन रहा है 3,3,6 and 1,7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, इनफ स्टेबल है। यहां से यहां भी जाएगा तो एल्कीन तो यही वाला बनेगा ना, तो इसलिए तो पॉसिबल प्रोडक्ट्स में ये बना दिया। ठीक है, बिल्कुल रीअरेंजमेंट आएगा, वो तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है। आगे देखिए, मिटा दो इसको। चलो लिखो E2। अच्छा, फिर से वही कहानी बेटा, रेट के एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे हम? पहला स्टेप स्लो, जैसे देखो SN1 में देखा था, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। तो उसमें देखो एक ही अल्काइल हैलाइड था, तो लिख लेना, बल्कि इसी में लिख लो, रेट विल बी इक्वल टू K इंटू RCl, ऑर्डर 1। ये वही अंडरस्टूड है यार, वही सारी कहानी थी जो हमारा SN। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग? मैकेनिज्म ऑफ E2। ध्यान से देखो बेटा, अगर आपके पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे Br है, या कोई भी लीविंग ग्रुप है, आपने यहाँ पे क्या ले लिया? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब अगर आप KOH ले रहे हो तो अल्कोहलिक ले लो, जिसको ALC लिखा रहता है, या फिर बेस में मैं आपको स्ट्रॉन्ग बेस का मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं। भाई जिसका एसिड खराब हो उसका बेस अच्छा होगा ना, तो KOH हो जाए, ROH के बजाय RO प्लस Na माइनस, सॉरी RO माइनस Na प्लस, मैं उल्टा इधर कर दिया। ठीक है ना, ये हो गया। हीटिंग रहना चाहिए। या फिर कितने लोग कह रहे हैं अमोनिया तो और भी खराब एसिड होता है, तो NaNH2 सोडा अमाइड इज इवन पावरफुल बेस। ऐसे बेसिस अगर आपको दिख जाए, KOH, बेस, NaNH2, ये कहीं भी आपको दिखाई दे तो समझ लो कि ये एलिमिनेशन करा जाएंगे। बोलो भाई, इस जगह से एलिमिनेशन, हीटिंग करने के वजह से सीधा एलिमिनेशन करेंगे। पता है, अगर थोड़ा सा कंडीशन फेवरेबल दो, कहने का मतलब इसको आप 3 डिग्री बना दो, ये 3 डिग्री बना दो बेटा, तो ऐसे केस में आपने KOH NaNH2 टाइप बेस ले लिया, NaNH2 सोडा अमाइड, और गर्म नहीं भी करोगे ऐसे केस में तो भी ये तुरंत प्रोडक्ट बना लेगा। इट इज दैट डेंजरस। तो भी ये एलिमिनेशन करा लेगा, इतना ये स्ट्रॉन्ग बेस का कमाल है, विदाउट हीटिंग करने पे भी आ जा रहा है। हीटिंग यहां करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि ये एक कम स्टेबल एल्कीन है, यहां हीटिंग करने का भी जरूरत नहीं है। एक और रीजन है, अगर मैंने इसे हीट नहीं किया तो कितने लोग कह रहे हैं SN2 का भी चांस बनेगा, क्योंकि ये सब अच्छे बेस तो है ही, न्यूक्लियोफाइल भी कोई खराब नहीं है, तो ये यहां भी अटैक कर सकते हैं। 1 डिग्री था, इसलिए उस पॉसिबिलिटी को हटाने के लिए 1 डिग्री के केस में गर्म कर दिया, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवरेबल हो जाएगा। यानी समझ में आया ना? और कितने लोग समझ रहे हैं, अगर RS माइनस Na प्लस ले ले तो बहुत ही बकवास बेस है,
H2O से जो खराब एसिड होते हैं उनके बेस स्ट्रांग होते हैं। एसिडिक ऑर्डर में ROH इससे पीछे आता है, इससे पीछे अमोनिया आता है, इससे पीछे कार्बन आता है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग बेस RO माइनस। H2O से तो अच्छा एसिड है H2S। तो जो वाटर से अच्छा एसिड हो उसका कॉन्जुगेट बेस खराब बेस में मानते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड इज इवन बेटर, तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो आप एलिमिनेशन के बारे में मत सोचना, मतलब बिना हीटिंग। तो हीटिंग इज अ वेरी की एलिमेंट ऑफ दिस, स्ट्रॉन्ग बेस इज अ की एलिमेंट ऑफ दिस। E2 से जाना है तो स्ट्रॉन्ग बेस रहना ही चाहिए, वरना E2 से नहीं जाएगा, चांस ही नहीं है E2 से जाए। करें अब इसको आगे, मिटा दें इसको, बोलिए। लिख लो भाई। ये सब यहां से यहां तक लिख लेना स्ट्रॉन्ग बेस, इसके आगे लिख लेना पुअर बेस। ये सब पुअर बेस है। ये क्या था? एसिडिक ऑर्डर था, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं एसिडिक ऑर्डर। और ये क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ। ये क्या है बेटा? बेसिक स्ट्रेंथ। ये क्या है? बेसिक। क्लियर हो गया? E2 कब कराना है ये क्लियर हो गया। E1 कब कराना है वो क्लियर हो गया। कब E1 कराना है, कब SN1 कराना है क्लियर हो गया, क्योंकि E1 SN1 दोनों में 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहे हैं। हीट करोगे तो एलिमिनेशन, बिना हीटिंग के सब्स्टिट्यूशन। 1 डिग्री आ गया, 1 डिग्री आ गया, 1 डिग्री आ गया, 1 डिग्री। तो क्या करें हम? बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी रखेंगे तो एलिमिनेशन हीटिंग के साथ, और बेसिक स्ट्रेंथ खराब रख के अच्छा न्यूक्लियोफाइल RS माइनस डाल देंगे तो SN2 हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। समझ गए ना? तो ऐसा कंपैरिजन है। चलो मैकेनिज्म देख लेते हैं E2 का कैसे होता है। मैकेनिज्म ऑफ E2 यहां तक नोट कर लिया सबने? आइए देखते हैं, मैकेनिज्म लिख लो। देखो बेटा इसके अंदर क्या होगा, जो लीविंग ग्रुप है, ध्यान से देखो, यहाँ पे NaOH, सॉरी यहाँ पे मैंने अल्कोहलिक KOH ले रखा है ना, OH में। तो प्रोडक्ट तो आपको सीधा यही बना देना है, यानी यह बन जाएगा KBr। इसके मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे बनता है। तो देखो भाई ये लीविंग ग्रुप है, और आप सभी को मालूम है कि ये सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका सिग्मा स्टार एम्प्टी ऊपर होगा, एम्प्टी होगा। अब इतना पूरा कहानी मत दिखाना तुम लोग, मैं समझाने के लिए बस दिखा रहा हूँ। यहाँ H है, तो कितने लोग कह रहे हैं कि इसका इसके साथ कॉन्जुगेशन होने का चांस बन रहा है, लेकिन बनेगा तब जब कोई स्ट्रॉन्ग बेस इस H+ को निकाल ले जाए ताकि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कॉन्जुगेट कर पाए। इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस ही तो प्रोटॉन को थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है। तो जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा वैसे ही ये इधर आएगा और ये बाहर निकल जाएगा। दैट्स हाउ वी गेट। बल्कि हम लोग इसके बीच में एक स्टेप दिखाते हैं, ये तो मैंने एक स्टेप में आपको करा दिया है। इसका ट्रांजिशन स्टेट ऐसा दिखाते हैं, बोलते हैं कि ऐसा हो रहा होगा कि ये बॉन्ड टूट रहा होगा, हाइड्रोजन एंड बेस के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा, और इनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, और इसका जो ब्रोमाइड आयन का निकलने का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका होगा। सो दिस इज
TS ट्रांजिशन स्टेट। E2 कितने लोगों को समझ में आया? कैरेक्टर ऑफ E2 सबसे पहला वन स्टेप रिएक्शन, इजंट इट? अगर ये वन स्टेप रिएक्शन है तो कितने लोगों को ये समझ में आया कि रेट इज इक्वल टू K इंटू बेस मल्टीप्लाई बाई RCL, दोनों चाहिए। एलिमेंट्री रिएक्शन है, दोनों के दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तीसरा कितने के लोगों को ये समझ में आ रहा है? एंटी मैकेनिज्म इज देयर। एंटी मैकेनिज्म का मतलब जो लीविंग ग्रुप निकल रहा है और जो हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो रहा है अपोजिट साइड क्यों होने चाहिए? क्योंकि यही तो आपका सिग्मा स्टार था, ये निकल के इसमें देगा तभी तो ये बॉन्ड टूटेगा। सेम साइड में नहीं, एंटी एलिमिनेशन होने चाहिए। नंबर 4, strong base and heating favors. Strong base and heating favors क्या चीज? एलिमिनेशन थ्रू E2 या E2 एलिमिनेशन। स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स E2 एलिमिनेशन, है ना? बोलिए, इसमें कोई कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म हो रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट नॉट देयर। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। मिटा दो इसको, नोट कर लिया सबने? ये सब नोट कर लिया? ट्रांजिशन स्टेट ये नोट किया? मुस्कान नोट किया? अब मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछा था कि एक से ज्यादा उसने अल्फा हाइड्रोजन ले रखे, और पूछा था कि भाई अगर मैं यहाँ पे C2H5O Na+ और अगर एक बहुत ही बल्कि ले लूं, कहने का मतलब कि कार्बन और इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, इधर O- Na+ ले लूं और दोनों केस में हीटिंग कर दूं, तो समझ में तो आ रहा है ना? स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस। बोलो भाई, दोनों में समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है? बोलो भाई, क्या अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन होगा? बिल्कुल। E1 होगा या E2 होगा? E2 होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया है तो E1 का चांसेस खत्म हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस लेते टाइम पे हम लोग E1 की पॉसिबिलिटी खत्म इसलिए कर देते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज अ स्लो प्रोसेस, और वो अभी टूट ही जाए तब तक स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करके उसको E2 से लेके चला जाए। वीक बेस सबसे रेयर रिएक्शन में मैंने बताया कि E2। अब लेकिन अब दोनों ही E2 है, ये भी E2 है, ये भी E2 है, तो सर इन दोनों में क्या प्रोडक्ट्स में कोई डिफरेंसेस आएंगे? यस देयर विल बी। जो लेस क्राउडेड बेस है उनको हिंड्रेंस का कोई पता नहीं चलने वाला है, तो वो हाइड्रोजन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे जिससे सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन बने। बताओ कौन से हाइड्रोजन से सबसे ज्यादा अच्छा अल्कीन बनेगा? ऊपर वाले से हटाने से। बोलो भाई, यहां बनेगा। पता है इस मोस्ट स्टेबल एल्कीन को कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? एनीवन पढ़ा है भाई तुम लोगों ने? सिडजेफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? सिडजेफ या जेस्तव भी बोलते हैं। सिडजेफ और जेफ रशियन साइंटिस्ट थे। ZEISTEV जेस्तव। और अगर ये ले लो इसको, अगर ये ले रहे हो तो इसमें हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। हॉफमैन मतलब सबसे कम क्राउडेड
वाले हाइड्रोजन को निकालेगा। ये इसका मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर और ये मेजर, ये सबसे कम स्टेबल एल्कीन है, ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं हॉफमैन। कभी एग्जाम में पूछे व्हाट इज हॉफमैन प्रोडक्ट, सो ऐसे बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करो जिससे सबसे कम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बने, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ऐसा एल्कीन जिसमें सबसे कम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो, ऐसे एल्कीन को बोलते हैं हम क्या, हॉफमैन प्रोडक्ट। और ऐसे एल्कीन जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसको क्या बोलते हैं, सिरजेफ है। नोट कर लो ये दोनों बात। What is Sirjeff product? The product which is most substituted. What is Hoffman? अब बताओ, ये बल्कि है ना, बल्कि बेस है ना, बल्कि बेस विल अटैक, कहां अटैक करेगा, टू लीस्ट क्राउडेड बीटा हाइड्रोजन, जबकि ये कहां अटैक करेगा, तो बताओ C2H5O Na प्लस अगर वहां अटैक कर रहा है तो NaNH2 ले लूं, वो भी यही अटैक करेगा, वो तो और छोटा है, सोडामाइड NaNH2, वो भी यही अटैक करेगा। तो मोस्ट ऑफ देम फॉर्म दिस सिरजेफ प्रोडक्ट, मोस्ट स्टेबल। लेकिन ये अच्छा मुझे बताओ बेटा, ऑर्डर ऑफ E2 क्या आएगा, कितने लोग बोल रहे हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ये बताओ। अच्छा छोड़ो, ऑर्डर ऑफ E1, पहले E1 का ऑर्डर बताओ। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, किसमें E1 पास होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि उसमें क्या बन रहा था, कार्बोकेटायन। मैं पूछूं कि E2 बताओ, E2 बिल्कुल यही आंसर होगा, क्योंकि इस बार प्रोडक्ट ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, SN1 SN2 में एंटी पैरेलल रिलेशन होता है, वहां हिंड्रेंस का प्रॉब्लम है, यहां हिंड्रेंस का प्रॉब्लम तभी आ सकता है जब ऐसे बड़ा सा ग्रुप हो, वरना हिंड्रेंस का प्रॉब्लम नहीं आता। तो इसका ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री दोनों के लिए ही होता है, E1 एंड E2 दोनों के लिए। E2 के लिए क्यों, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग मोर स्टेबल प्रोडक्ट, मोर हिंडर्ड, मतलब सॉरी मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का फॉर्मेशन कर रहा है, मोर स्टेबल, दोनों के लिए लिख लोगे। E1 के लिए क्यों ये ऑर्डर है, कार्बोकेटायन स्टेबल है। E2 के लिए ऑर्डर क्यों है, तो प्यारे बच्चों इसी के साथ एलिमिनेशन खत्म हुआ। अब वो जो कहानियां हैं, जो बचे हुए प्रॉब्लम्स है, आप उनको टारगेट करो, सिर्फ एरोमेटिक वाला छोड़ देना, ठीक है। अभी एक लेक्चर और लगेगा मुझे लग रहा है, मतलब एक लेक्चर क्या, हाफ लेक्चर विद प्रॉब्लम डिस्कशन होगा, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर द क्लास।